लश्कर तैयबा का चीफ हाफिज सईद और डिप्टी चीफ सैफुल्ला वो इस मॉड्यूल को लगातार डायरेक्ट हैंडल कर रहे हैं। 2 मई को हमने कहा था कि राफाल के स्कल्प और मेट्रो मिसाइल के इस्तेमाल होगा, हमें एलओसी क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। जब हिंद की सेना टेरर से टकराई, सबसे बड़ी खबर हमने दिखाई। मेरे पीछे ही एक शायद धमाका हुआ है। जब दुश्मन को मिट्टी में मिलाया, शौर्य का संपूर्ण सच हमने दिखाया। बहुत बड़े सीजफायर वायलेशंस हुए हैं। भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है। जब पाकिस्तान ने दुश्मनी निभाई, बॉर्डर से बिग ब्रेकिंग बताई। ये कह रहे हैं कि आप थोड़ा नीचे लेट जाइए। और ये जो पूरा हिस्सा है देखिए आप किस तरह से तबाह हुआ है। कितने ये भारी सेल्स हैं, देख सकते हैं आप। आतंकियों को ऑपरेशन सिंदूर का कवरेज हीरो एनडीटीवी इंडिया ग्राउंड जीरो। ये खंभा था वो पूरी तरीके से टूट गया है। लगातार ये तस्वीरें, ये ग्राउंड रिपोर्ट से, फर्स्ट हैंड ग्राउंड रिपोर्ट्स फ्रंट लाइन से। नमस्कार, मैं हूं निधि कुलपति। ऑपरेशन सिंदूर अभी थमा नहीं है। पाकिस्तान में 100 से ज़्यादा आतंकवादियों का सफाया करने के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को भी सबक सिखाया और इस दौरान एनडीटीवी इंडिया के 11 जाबाज रिपोर्टर्स की टीम पूरे 21 दिन तक लगातार मैदान में डटी रही। एक एक खबर आप तक पहुंचाती रही, लेकिन कई ऐसे वाक़ये भी थे जो आप तक नहीं पहुंचे या उन दिनों समय नहीं था कि उस बारे में बात की जाए। आज वो हमारे जाबाज रिपोर्टर्स हमारे साथ हैं जो कैमरे के पीछे की घटनाओं के बारे में भी आपको बताएंगे। श्रीनगर से लेकर भुज तक जो कुछ हुआ उसके बारे में आइए आज बात करते हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में जो मेरे रिपोर्टर्स इस समय मौजूद हैं, आपको बता दूं, मुकेश सेंगर, शिव अरूर, राजीव रंजन, मोहम्मद गजाली और राम हमारे साथ मौजूद हैं। रणवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से फ़िलहाल, लेकिन वो श्रीनगर में रिपोर्टिंग करने गए हुए थे। तो आइए पहले शुरुआत मैं मुकेश से करती हूँ। मुकेश और शिव 21 दिन तक वहाँ पे रहे, दोनों एक साथ गए, एक साथ वापस आए। और मुकेश, लगातार आप हमें अपडेट्स दे रहे थे और पहली बात जो वो रात जब इतनी शेलिंग हो रही थी, आप लोग वहाँ से पूरे बातचीत हमें दिखा रहे थे जो हो रहा था। बात करते करते यहाँ पर भी दिल धक धक हो रहा था कि क्या गुजर रहा होगा बॉर्डर पर, सरहद पर, देश के लिए, फिर अपने रिपोर्टर्स के लिए। आपके उस समय की याद है? देखिए, 10 मई का दिन बड़ा यादगार था हमारे लिए, क्योंकि संघर्ष विराम हो चुका था। तो घर में हमने बात की कि अब संघर्ष विराम हो गया है और हमारे बच्चे कह रहे थे कि आप 1-2 दिन में वापस लौट आएंगे। लेकिन बात करने के बाद जैसे ही फ़ोन कटा और बाहर से लगातार एक के बाद एक फायरिंग की आवाज़ आने लगी, तो पहले मुझे लगा कि कोई शायद कहीं फायरिंग हो रही है, कोई आतंकवादी हमला हो गया है। तो होटल का स्टाफ था, उसने भी कहा कि कोई टेररिस्ट अटैक हो गया है और फायरिंग हो रही है। लेकिन जब हम बाहर निकले तो एक के बाद एक ड्रोन्स जो है आकाश में दिखाई दे रहे थे। वो 10 मई की रात थी जब पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम के बाद ड्रोन छोड़े गए थे। तो हमने वहाँ रिपोर्टिंग शुरू की। हमें लगा कि बहुत ये बड़ा हमला हो गया है, लेकिन कम से कम ड्रोन तो पता नहीं कितने थे, लगातार ड्रोन आ रहे थे। और उसी बीच जितने भी ड्रोन वहाँ पर आ रहे थे, ऐसा लगता था कि वो खिलौने थे। जितने भी ड्रोन आ रहे थे हवा में मारे जा रहे थे। तो पाकिस्तान की तैयारी क्या थी ये वहाँ से दिखाई दे रही थी कि ड्रोन तो उसने बहुत भेजे, लेकिन सारे ड्रोन जो है हवा में मारे गए और कहीं भी कोई नुकसान पूरे श्रीनगर में नहीं हुआ। तो धमाकों की आवाज़ आ रही थी, रात यादगार थी, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। राहत की बात ये रही और सारे ड्रोन जो है वो मारे गए या कुछ ड्रोन वापस लौट गए। तो वो रात मेरे लिए थोड़ी यादगार थी। उससे पहले 7 मई की रात थी जब इंडिया ने अटैक किया था पाकिस्तान पे, वो भी बहुत यादगार थी। लेकिन उसके बाद जो अगली रात थी 10 मई की, जब हम लोग बिल्कुल रिलैक्स हो गए थे, उसके बाद पाकिस्तान ने अचानक से हमला किया। और जानकारी हमें ये मिली है कि शायद इंडिया ने भी संघर्ष विराम के बाद कुछ किया था, लेकिन अभी वो आधिकारिक कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ कुछ हुआ था। बिल्कुल, सीज फायर के बाद के हालात पर भी बात करेंगे। शिव, आपसे मैं आपको देख रही थी, आप लाइव पे थे और आप उड़ी पे शेलिंग हो रही थी, फिर आपको एक सेफ जगह ले जाने के लिए बोला गया, फिर आप गए भी। क्या हो रहा था? देखिए निधि जी, जब हम ऑपरेशन सिंदूर के पहले कुपवारा और उरी गए थे, वहाँ पर जब हमने सेना बलों के साथ बात की, उन्होंने ऑब्वियसली ऑफ द रिकॉर्ड हमको बताया कि
पाकिस्तान के साइड में काफ़ी आर्टिलरी की डिप्लॉयमेंट हो रही थी, कुछ उनके मिलिट्री एलिमेंट्स जो थे वो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास आ गए थे। तो ये एक सिनारियो ऑलरेडी बन चुका था कि पाकिस्तान एस्केलेट करेगा, जो मई 7 के बाद हो गया था, ऑपरेशन सिंदूर के बाद। और जब इंडिया का एयर स्ट्राइक्स हुआ था, मुकेश और मैं बात कर रहे थे और हमने प्रेडिक्ट किया था कि एनी मिनट नाउ ये शेलिंग शुरू होगा। और उसी दिन जब इंडिया का एयर स्ट्राइक्स हुआ था टेरर टारगेट्स पर, हम उरी गए थे उस दिन, उरी और कुपवारा गए थे। और जब हम पहुंच रहे थे शेलिंग शुरू हो गया था वहाँ पर। हमारे कैमरास पे वो काफ़ी कैप्चर भी हुआ था। हमने उसके बाद कुछ जो फॉरवर्ड इलाकों में जो गांव हैं बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैं, वहाँ से भी रिपोर्ट किया था। और ये साफ नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान डायरेक्टली सिविलियन लोकेशंस पर शेलिंग कर रहा था, क्योंकि ये कुछ एलिमेंट्री वेपन्स नहीं है, ये काफ़ी कंटेम्प्रेरी मॉडर्न वेपन्स हैं जो आप एम कर सकते हो, और ये चाइनीज़ वेपन्स भी हैं और वो डायरेक्टली सिविलियन एरियाज़ को टारगेट कर रहे थे। एक चीज़, जब आप वहाँ पे थे तो जो आम नागरिक थे जो शिकार भी हो रहे थे और आप लोगों ने रिपोर्टिंग भी की, उनसे एक रिश्ता आप लोगों का बना होगा, एक अनोखा रिश्ता सा बन जाता है। बिल्कुल। हाँ, कुछ संस्मरण? सलामाबाद एक छोटी सी गांव है, बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल उरी में। वहाँ पर दो तीन ऐसे घर थे जो बिल्कुल नुकसान हो गए थे, बिल्कुल डैमेज्ड, ऑन फायर थे। लेकिन जो लोग आसपास रहते थे वो गांव से बाहर जाने के लिए मना कर रहे थे। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग वहाँ पे थे और उनको बोल रहे थे कि आपको इवैक्यूएट करना होगा क्योंकि शेलिंग फिर से हो सकता है। लेकिन उनका कहना था कि हम कहाँ जाएंगे, अगर हमारा घर को भी टारगेट किया जाएगा तो हम वापस कैसे आएंगे। तो वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर जो था, देयर वाज अ सेंस ऑफ डिसबिलीफ कि इतना डेंजर के सामने भी लोग वहीं पे रह रहे थे। और वो एक रियलिटी है लाइन ऑफ कंट्रोल। ये युद्ध की विभीषिका है जिसे कहा जाता है। इसी में आप राजीव, एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, जब उड़ी की बात हो रही है तो उड़ी के लोगों की अगर बात कीजिएगा, जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं, हमेशा वो फौज के साथ रहे हैं, भले ही उन पर कितनी गोलीबारी हुई। ये सलामाबाद की बात के कल जी कुरसा गांव है जिसको वायुसेना ने गोद लिया था जब भूकंप आया हुआ था, या कमालकोट जैसी जगह, वहाँ के लोग हमेशा सेना के साथ रहे, भारत के साथ रहे। और उनका जो मिजाज जो है, मूड जो है, बाकी कश्मीर से अलग है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी कश्मीर के लोग भारत का, लेकिन जो जज्बा, देशभक्ति का जज्बा जो है उड़ी के लोगों में आपको दिखता है, वो आपको कश्मीर में कहीं नहीं दिखेगा। बिल्कुल कि अलग मिजाज का दिखेगा। मतलब देश के लिए आप मरने मारने को तैयार रहते हैं, वो हटते नहीं है बल्कि मुकाबला करते हैं पाकिस्तानियों के साथ। जो पाकिस्तानी गोलाबारी होती है, घुसपैठी होते हैं। और यही देखिए कि उड़ी में मिलिटेंसी या टेररिज्म बहुत ज़्यादा नहीं दिखा है। इक्का दुक्का घटना को छोड़ दीजिए तो अमूमन वो लोग भारत का साथ देते रहे और देश के साथ रहे हैं। वो मेहमान जो आए थे उनको बचाने में, अगर शायद बचाने की कोशिश ना करते तो उनकी जान बच जाता। बेटे को उतना दुख नहीं है जितना उन सैलानियों का दुख है, क्योंकि उनके बहुतों की जान चली गई है। क्योंकि वो एक 6 दिन की शादी हुई थी उस लड़की की, उसका हस्बैंड मारा गया, दूसरे का ये बाप मारा गया दूसरी लड़की का। राजीव, जब आप गए थे पुलवामा के बाद, पहलगाम के बाद, जब ये पूरा वहाँ पे घटना हुई और आपने एक ख़ास परिवार से बात की थी, उस पोनी वाले से जो शहीद हो गया था बचाते हुए, और वो जब खबर एनडीटीवी पर आई थी और उसका असर बहुत हुआ, देश में एकजुटता का भाव बढ़ा, वहाँ पर क्या हो रहा था, आपके जहन में क्या चल रहा था जो आप तब बयान नहीं कर पाए लेकिन अब आप एनडीटीवी के दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला होता है और 22 तारीख को ही मोहम्मद आदिल जो था घोड़े वाला, उसको मारा जाता है। 24 को हम उसके घर पहुंचते हैं और जब घर पहुंचे थे तो उस समय बहुत सारे लोग नहीं आए हुए थे, परिवार के कुछ लोग थे, अंतिम संस्कार वगैरह हो गया था। और उनकी माँ जो थी हिंदी नहीं बोल पाती थी, उर्दू नहीं बोल पाती, फादर, उनकी बहन, सबसे मेरी बातचीत हुई। उनका ये कहना था कि हमें अपने बेटा का जो मौत हुई है इस पर हमें गर्व है, फ़क्र है, देश के लिए वो शहीद हुआ है, देश के लोगों को बचाने के लिए शहीद हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि वो साफ उसके परिवार वाले, उसकी माँ कह रही थी कि अब बताइए कि अब हमारा घर की देखभाल कौन करेगा। एक ही आदमी था जो परिवार के लिए कामकाज करता था, नौकरी करता था, लोगों की मदद करता था। और उसने क्या, उसका कसूर क्या था? उसने पूछा, आतंकवादियों से कहा कि तुम मार क्यों रहे हो इनको, इनका क्या कसूर है, तो निर्दोष बेकसूर सैलानी तो हमारे लिए आए हैं,
और आप उनको टारगेट कर रहे, हिट कर रहे हैं। इवन उन्होंने, जो मुझे जानकारी लगे, उसने एक आतंकी से हथियार भी छीनने की कोशिश की और आतंकी को ये बात नागवार गुजरा। नतीजा क्या हुआ, उसको हिट कर दिया गया। तो केवल कई लोग जो हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे थे पहलगाम आतंकी हमला को लेकर, वो हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं थी, वो लड़ाई थी एक जो सिविलियन पॉपुलेशन है और आतंकी के बीच की लड़ाई थी। पहलगाम में आतंकी हमला होता है, लोग घायल थे, लोगों ने फ्री में अपनी गाड़ी से लोगों को छोड़ने के लिए आए। किसी ने अपने घर पर ठहराया, उन्होंने किसी गाड़ी वाले ने ठहराया, होटल में ठहराया, खाना खिलाया। तो लोगों के अंदर बहुत गुस्सा था आतंकवाद के खिलाफ, और वो कहीं ना कहीं सेना और उसका जो कह सकते हैं कि सरकार को जो है वो अपने हित में देखा कि नहीं, ये कश्मीरी आवाम जो है आज हमारे पक्ष में खुल के आई है आतंकवाद के खिलाफ। बिल्कुल। मोहम्मद गजाली, आपसे, आप कहाँ पर गए और आपका क्या अनुभव था जो आप तब नहीं बता पाए? जी देखिए, राजौरी और पुंछ हम गए थे, और यहाँ दिल्ली से जब हम जा रहे थे कवर करने, तो उस वक्त जैसे शिव हैं या राजीव हैं या इन लोगों ने जंगें कवर की हुई हैं या उस तरह का माहौल कवर किया हुआ है। और हम लोगों को शुरू के पहले 2 दिन तो यही फ़र्क करने में महसूस हो रहा था कि ये शेलिंग की आवाज़ है या ड्रोन गिराने की आवाज़ है, या आवाज़ किस चीज़ की है, धमाका कहाँ हो रहा है। क्योंकि कई बार ऐसी भी खबरें बीच में आने लगी कि फ़िदाई अटैक हो गया। हम खाना खाने बैठे हैं होटल में, और एक ही शहर के एक ही होटल में राजौरी में हम थे, जहाँ पर बहुत से मीडिया कर्मी वहाँ पर थे, और रात के वक्त होता था कि वो एक पैटर्न हो गया था कि अब ड्रोन आने वाला है, अब शेलिंग होने वाली है। और सबसे जो चीज़ मेरे जहन में रही वो कि देखिए, कहना बहुत आसान होता है, जंग है, कवरेज करने जा रहे हैं, लेकिन जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए वो शाम कैसी है कि हम तो गाड़ी घुमा के चल दिए कि पुंछ में, और किसी शहर को बंद होते हुए मैंने पहली बार देखा है कि एक शहर बंद हो रहा है और लोग जा रहे हैं, और वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि रुकें। उसमें कुछ लोग हैं जो नहीं भी जा रहे हैं कि हम तो यहीं रहेंगे, हमारे बीच लोग मर भी रहे हैं लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। तो वो 2-3, जैसे हम पुंछ में जब गए थे जहाँ पर एक गुरुद्वारे पे अटैक हुआ और करीब 11 से 16 लोग मर गए, तो मेरे जहन में ये बात समझ नहीं आ रही थी कि एक गुरुद्वारे पे अटैक होता है और 16 लोगों की मौत की खबर आती है। वहाँ ग्राउंड पे जब पहुँचते हैं तो पता चलता है कि गुरुद्वारे में तो सिर्फ सारे लोग गुरुद्वारे में नहीं थे। फिर पता चलता है कि शेलिंग होने के बाद जो उसके स्प्लिंटर्स फटते हैं, तो कोई शख्स जो है, वो एक शख्स जिसकी मौत हुई है, वो अपने दुकान में शटर के अंदर खड़ा है, शटर गिरा कर, और फिर उसको चोट, मतलब वो शेलिंग से उनकी मौत हो जाती है। और उसके बाद भी जो है, जैसा मुकेश और शिव बता रहे हैं कि सीज़ फायर अनाउंसमेंट के बाद भी वो माहौल ऐसा बना रहा कि दोबारा शहर कब खुलेगा, जो लोग गए हैं वो वापस आएंगे या नहीं। हम तो मुड़ आए कि सीज़ फायर हो गया, लेकिन वहाँ पर एक जो तनाव की स्थिति बनी हुई थी, वो देखना, समझना या वहाँ पर रहने के बारे में सोचना बहुत बिल्कुल मैं देख सकती हूँ। नज़ीर मसूदी भी हमारे साथ जुड़ गए, अनुराग द्वारी भी हमारे साथ जुड़ गए, चिन्ना भी हमारे साथ जुड़ गए। तो अगर बिल्कुल नज़ीर आपके पास मैं आ जाऊँ, क्योंकि जब वहाँ पर इस तरह की स्थिति हुई, सबसे पहले आपने एक तरह से बताया था, आप आज क्या कहना चाहेंगे जब हम याद कर रहे हैं उन पलों को? मन में क्या भाव थे जो आप नहीं कह पाए थे तब? दरअसल ऑपरेशन सिंदूर जो है वो 7 मई को शुरू नहीं हुआ, वो 22 अप्रैल को ही शुरू हुआ कि, और वो लोगों ने यहाँ शुरू किया। मैं उस वक्त रामबन में था, श्रीनगर जमुना राजमार्ग बंद था, वापस से आई थी 2 बजे के आसपास। मैंने सुना कि ऐसा हो रहा, तो अंदाजा नहीं था इतनी बड़ी घटना है। मैंने पुलिस के अधिकारियों से बात की, दूसरे लोगों से बात की, कुछ ने बताया 3 लोग जख्मी हैं, कुछ ने बताया 5 लोग जख्मी हैं। लेकिन इसी फिराक में गया कि वो यही उम्मीद लेके गया कि शायद ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। जो मैं चलता गया, सफ़र करता गया, नज़दीक पहुँचता गया, जो उस चीज़ का खौफ था वही हुआ। पर्यटकों पे हमला हुआ था, एक पे नहीं दर्जनों पे हुआ था। वो एक मीडों पे गए थे, जिससे अब सब लोग बाइसरन बहुत ही खूबसूरत, उस खूबसूरती पे आतंक के ऐसे साए पड़े कि बेगुनाहों को इस तरह कत्ल किया गया, तो इंसानियत शर्मसार हो रही है। लेकिन इन्होंने जो वाक़े में मैंने देखा कि लोगों का जो जज्बा था, तो मुझे लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले, आतंकी ठिकानों पे हमलों से पहले, एक सबसे बड़ा जो हमला था वो लोगों का मिजाज था, वो लोगों का गुस्सा था, कश्मीर के लोगों को, जिसका मैंने 30 साल के प्रोफेशन में नहीं देखा है। इतने घटनाएं हुई है, इतने वाक़ा हुए, इस तरह लोग सामने आए, प्रदर्शन किए, दुकानें बंद रखी, और
मैंने वो भी लोग देखे, एक महिला थी, उसका बाप मारा गया इस आतंकी हमले में। लेकिन जब वो वहां घर पहुंचे, उसने कहा मुझे कश्मीर में 2 भाई मिले, कि 2 लोग जो थे उन्होंने उसका किस तरह ख्याल रखा जब तक वो यहाँ से चली गई। और उसके बाद जब दिन ब दिन हमने देखा कि लोगों के कितना गुस्सा है पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ, और कई लोगों ने, जिसमें घोड़े वाले और दूसरे लोग शामिल थे, कहा कि हम ये जो पहलगाम के जंगलों का चप्पा चप्पा जानते हैं, तो हमें आर्मी बताए, पुलिस बताए, हम उनका साथ देंगे। पहली दफा इस तरह की आवाजें मैंने सुनी। और फिर जब 6 और 7 मई की रात में ये सब कुछ हुआ, तो मुझे वहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल से किसी की आवाज, अब ये फोन आया, कहा कि जंग शुरू हुई है। तो क्योंकि कुछ दिन पहले से ही पहले छोटे वेपन्स का हो रहा था, हर दिन हम सुन रहे थे पाकिस्तान ने लाइट वेपन्स जो स्मॉल आर्म्स से फायर की, तो लेकिन उस दिन आर्टिलरी की हुई, तो हमें उस वक्त तक अंदाजा नहीं था कि भारत ने बिल्कुल अटैक किया है। उसके बाद ये खबर आनी शुरू की, जिससे शिव ने वहाँ से दिल्ली से उस वक्त कर रहे थे, उसके बाद वो श्रीनगर पहुंचे। ये उसके पहले शिव ने यहाँ से उसको ब्रॉडकास्ट किया, फिर वो वहाँ से दूसरी जगहों पे एलओसी पे गए। तो कुल मिला के एक तरह का जो लग रहा था कि नहीं, उनको सजा मिलनी चाहिए थी आतंकियों जिन्होंने की, वो 7 मई को ही तय हुआ। उसके बाद जो लड़ाई थी वो जाहिर सी बात है, हर जंग की जो सूरत हाल होती है या जंग जैसे जो क्लैश की सूरतें वो हुई। लेकिन जब मैं कई जगहों पे गया जहां शेलिंग हुई थी, मकान लोगों ने खोई, एक शख्स से मैं मिला कुपवारा के पंजगाम इलाके में, उसके घर को नया मकान था, काफी फर्निश मकान था। तो उसको मैंने कहा दुख है कि आपका मकान इस शेलिंग में आया? कहा नहीं, दुख इसका नहीं, ये मकान दोबारा बन जाएगा। दुख अभी भी उसका है कि बेगुनाहों को पहलगाम में किस तरह कत्ल किया गया। बिल्कुल, ये जो जज्बा है लोगों में, जो विचार तब आए, पहुँच तो रहे थे, लेकिन आप जिस तरह से मैं बता रहे हैं, गुरप्रीत चिन्ना भी हमारे साथ मौजूद हैं, बॉर्डर एरिया में थे। गुरप्रीत, आप क्या बताइए, आपका क्या अनुभव, क्या बताना चाहेंगे आप दर्शकों को अब? जी बिल्कुल, 22 तारीख के बाद जब पहलगाम की वहाँ पे इंसिडेंट होता है, उसके बाद 23 को हम जाते हैं। जो नेवी ऑफिसर है वो करनाल के रहने वाले थे, जिनकी उस पहलगाम अटैक में हत्या होती है। वो हम जब वहाँ कवरेज के लिए जाते हैं तो वहाँ जो लोग थे जो इकट्ठे होते हैं उनके गाँव के या करनाल के, उन लोगों में एक बहुत गुस्सा देखने को मिला और बार बार वो ये कह रहे थे कि ये मौका है एकदम से इनको लेसन सिखाने का पाकिस्तान को। उसके बाद हम वहीं कवर करते करते हमें पता चला कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने है उन्होंने एक डिसीज़न ले लिया है कि जितने भी पाकिस्तानी नेशनल है वो यहाँ से निकाले जाए। हम अटारी वाघा बॉर्डर जाते हैं। जब अटारी वाघा बॉर्डर हम कवरेज करने के लिए अमृतसर जाते हैं, उस समय हमें लोगों के फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं, लोग हमसे बातें डिस्कस करने चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो जज्बा पंजाब में देखा गया है वो ये देखा गया है कि लोगों ने 1965 की वॉर देखी थी, 1971 की भी वॉर देखी थी, और लोग हमारी डिफेंस फोर्सेस के साथ थे। वो कह रहे थे कि जो हमने ये इनिशिएटिव लिया है टेररिज्म के अगेंस्ट, इसको पूरा करना चाहिए, और जो भी देश ने या इंडियन गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है हम उसके साथ हैं। और उसके बाद हम लगातार अटारी बॉर्डर पे देख रहे हैं कि लगातार जो पाकिस्तानी नेशनल वहाँ जाते हैं उनके रिएक्शन भी लेते हैं। जो लोकल लोग हैं वो लगातार इस बात की मांग करते हैं कि ये सही वक्त है और इस वक्त हमें पाकिस्तान को लेसन सिखाना चाहिए। उसके बाद हम वहाँ से कवरेज करते करते वहाँ पे फिरोज़पुर में आ जाते हैं। फिरोज़पुर में भी क्योंकि पूरे का पूरा जो 12 से 13 गांव थे वो अफेक्टेड थे। वहाँ से कुछ लोग वहाँ पे, उनमें जज्बा हमने ये देखा, कुछ लोग अपने बच्चे और औरतों को किसी सेफ साइड पे वहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर छोड़ के आ रहे थे, लेकिन वो वापस आ रहे थे। वो अपने ट्रैक्टर ट्रॉलीज लेके आ रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पे जो फोर्सेस है उनको खाना पीना और किसी जगह पे किसी तरह की भी कोई मदद की ज़रूरत हुई तो हम वहाँ पे होंगे। जब लेकिन 9 और 10 की रात को जब वहाँ पे ड्रोन अटैक होता है फिरोज़पुर में, उसके बाद हमने वहाँ पैनिक देखा, क्योंकि ब्लैकआउट के टाइम पे हमने देखा कि पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही थी और वो बड़ी चुनौती का समय था हमारे लिए भी, क्योंकि यहाँ पे हम जिस होटल में रह रहे थे वहाँ से सिर्फ 5 से 7 किलोमीटर दूर था जहाँ पे इंसिडेंट हुआ। हम भी अपनी लाइट्स बंद करके वहाँ पे गए। रास्ते में जब बिल्कुल अंधेरा हो जाता था, क्योंकि
क्योंकि ब्लैकआउट इम्पोज किया था, तो हम थोड़ी लाइट्स ऑन करते थे, उसी टाइम पुलिस वाले आके हमें रोकते थे, वो हमें कहते थे कि लाइट्स नहीं ऑन कर सकते। लेकिन जब उस गांव में गए 3 जो व्यक्ति थे वो बैडली इंजर्ड हुए, सीवियरली इंजर्ड हुए, लेकिन वहाँ भी लोगों में जज्बा था कि जो भी कुछ हो रहा है इस वक्त भी हम देश के साथ हैं और देश ने जो ये बीड़ा लिया है कि हमने टेररिज्म को ख़त्म करना है उसको करना चाहिए। तो कुल मिला के अगर बॉर्डर की बात करें, बॉर्डर में लोगों में जज्बा था, लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि एक मिसाइल अटैक होता है बठिंडा के जो मिलिट्री स्टेशन के पास, वहाँ पे भी हम जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि कैसे हमारे डिफेंस सिस्टम ने उनको न्यूट्रलाइज किया और वहाँ पे जो गाँव के लोग थे, कुछ दूरी तक हमने देखा कि कुछ घरों के शीशे टूट जाते हैं, कुछ घरों के लोग पैनिक हो जाते हैं, लेकिन कुल मिला के क्योंकि ये भी देखने को मिला कोऑर्डिनेशन जो थी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की डिफेंस फोर्सेस तक बिल्कुल सही थी और उसके कारण लोगों में इतना पैनिक और डर का माहौल नहीं बना। लेकिन 8 और 9 और 10 की रात को थोड़ा सा पैनिक देखने को मिला। कुछ लोग वहाँ से जाना भी शुरू कर गए। फिरोजपुर के एरिया में जिस होटल में हम भी रह रहे थे वहाँ बिल्कुल लाइट बंद थी क्योंकि हम भी वहाँ पे कवरेज कर रहे थे, तो उस वक्त हमें लोगों के बहुत ज़्यादा फ़ोन आए कि आने वाले दिनों में क्या बनने वाला। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे डिफेंस सिस्टम ने जिस तरह वो मिसाइल्स न्यूट्रलाइज की या जिस तरह ड्रोन्स को वहाँ पे कोई भी हादसा नहीं होने दिया, उसको लेके काफ़ी लेवल पे हमने देखा कि लोगों में कॉन्फिडेंस था और लोग लगातार चाहते थे फोर्सेस का साथ देना। अनुराग, आप तो भोपाल में रहते हैं और आप वहाँ पहुँच गए थे, आपके लिए कैसा अनुभव था पूछना चाहूँगी। क्या पहली बार आपने जंग करी, इस तरह से संघर्ष को कवर किया, मन में क्या भाव थे, क्योंकि आप बहुत खूबसूरती से अभिव्यक्त कर सकते हैं। निधि, देखिए, अगर मैं बस्तर की बात करूं तो अक्सर वहां पर इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते रहे हैं और हम सालों से उसको कवर करते रहे हैं, लेकिन सीमा पार से मेरे लिए भी एक नया अनुभव था। और सुबह 4 बजे के आसपास मुझे गिरीश जी का फ़ोन आया और अमूमन मैं फ़ोन बगल में रखता हूं और 1-2 कॉल में ही उठा लेता हूं, 1-2 घंटे में ही। मैं समझ गया था कि ये कॉल वहीं जाने के लिए है और मात्र 3 घंटे का फासला था। फटाफट मैंने रिजवान भाई को फ़ोन किया और फिर हमने सामान पैक किया, हम एयरपोर्ट पहुँचे, दिल्ली पहुँच गए, लेकिन दिल्ली से आगे तो फ़्लाइट मिली नहीं। फिर फ़ौरन ये तय हुआ कि बाई रोड ही निकल जाएंगे, तो गज़ाली हमारे आगे थे और हम पीछे पीछे पहुँच गए। जब हम वहाँ पर पहुँचे और अगले दिन की जो विभीषिका देखी, इरविन खेतर एक गांव है और उसके पास ही पतराड़ी पंचग्राही है, तो इन दोनों गांवों में जब हमने देखा कि लोगों के आंखों में आंसू थे, कई नए घर बने और वो घर टूट गए, कई लोगों ने खेतों में अपने गेहूं जो काट के रखे हुए थे और बारिश भी हो रही थी और गेहूं ख़राब हो गया क्योंकि गेहूं वो ले नहीं जा पाए। कुछ घरों में हमने देखा कि बच्चों का क्रिकेट का बैट छूटा हुआ है और वो घर छोड़कर चले गए हैं। जिस गाँव की मैं बात कर रहा था पूरा गाँव खाली हो गया था, तो और मवेशी बंधे हुए थे, तो ये सब देख के कुछ अच्छा तो नहीं लग रहा था। फिर अगले दिन जब हम पहुँचे पुंछ, तो वहाँ पर बीच शहर में जब हमने देखा, चाहे वो बीटी कॉलेज का इलाका हो, चाहे वो सिंडिकेट कॉलोनी हो, और एक मोहम्मद हाफिज़ भाई की बात मुझे अक्सर याद आई जब वो अपने घर की छत पे ले गए। उनके घर का पूरा वहाँ पर शेलिंग हुई थी और बगल में मस्जिद थी उनके घर की, और सामने वो जो जिस गुरुद्वारे की बात गज़ाली बता रहे थे आपको, तो गुरुद्वारे में जो AC का यूनिट था वो फट गया था और छर्रे जो लगे थे, मात्र आधे घंटे पहले वहाँ पर रागी भी थे, ग्रंथी भी थे और बहुत सारे लोग बैठे थे, तो भयानक हादसा हो सकता था क्योंकि लगभग 150 से 200 लोग थे। और जो रागी साहब जिन लोगों को कह रहे थे कि आप घर में रहें, अब खतरा बहुत बढ़ रहा है, जब वो आधे घंटे बाद अपने घर पहुँचते हैं, 3रे माले पर थे, शेलिंग शुरू हुई, सुबह के 7 साढ़े 7 का वक्त था, वो अपने पूरे परिवार को लेकर के ग्राउंड फ्लोर पर के आ गए और वहाँ पर जो छर्रा सामने वाले घर पे लगा था और उसका एक टुकड़ा उनके शटर गेट पे लगा और वो अपने उस कमरे में कुछ सामान लेने आए थे और उससे लगा और वहीं पर उनकी मौत हो गई। एक उनके सामने रंजीत रहता था, वो देखने आया, वहाँ पर उसको छर्रा लगा, वहीं पर उसकी मौत हो गई। तो जो उनकी बिटिया जपनीत थी, जब उसने मुझसे पूछा कि जो टूरिस्ट तो अपने घरों से बाहर घूमने आए थे, हम तो अपने घर पे बैठे थे, ये बात मुझे बहुत उस वक्त, मैं क्या बोलूँ, मेरी क्योंकि वो भी 11वीं में थी और मेरी बच्ची भी 11वीं में थी और मुझे बार बार पूछ रही थी कि पापा अब कब आ रहे हैं, मेरा रिज़ल्ट आने वाला है। तो
जब उसको मैंने देखा, क्योंकि उसके पिताजी अब उसका रिज़ल्ट पूछने के लिए कभी नहीं आएंगे, वो डॉक्टर बनना चाहती है। मेरी दुआ यही है ऊपर वाले से कि वो डॉक्टर ज़रूर बने और उसके पिता का सपना पूरा हो। जिस होटल में हम राजौरी में रहते थे, और जब रात को आपको याद होगा वो शेलिंग शुरू हुई और पूरे इलाकों में बमबारी की आवाज़ें आने लगी, विस्फोट की आवाज़ें आने लगी, और रात को मैं और रिजवान भाई छत से जब लाइव कर रहे थे तभी हमने वो कैप्चर किया कि बहुत सारे ड्रोन आए और फिर यहाँ से एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको उड़ा दिया। और उस बीच में जो हमारी बातचीत थी, क्योंकि 9 बजे लाइव था, वो भी कैद हो गई। हम थ्रू नहीं हो पा रहे थे और मैं गुस्सा कर रहा था कि भाई तस्वीरों पर लाइव हम क्यों नहीं जा रहे हैं। तो तमाम इस तरह की चीज़ें हुई, और उसके बीच में जब सुबह हम उठे तो पता लगा कि हमारे होटल से 700-800 मीटर की दूरी पर जो ADDC थे राजकुमार थापा साहब, उनकी मौत हो गई। जब वो अपने घर से बाहर ही निकले, शेल सामने पड़ा, और हमारे होटल से उनके घर की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं थी। तब हमने एहसास हुआ कि हम ख़तरे के कितने करीब रह रहे हैं। और जो लगातार वहाँ के लोग भी थे, जैसा बाकी जगहों पर हमारे साथियों ने बताया कि होटल के लोग भी डरे हुए थे, सब होटल छोड़कर जा चुके थे। 1-1.5 दिन तो हम सिर्फ ब्रेड और लगभग चाय में ही रहे, लेकिन फिर ये लगा कि वहाँ के जो लोग हैं वो लगातार इस बीच में कैसे रहते हैं। जिस दिन मैं वापस आ रहा था तो होटल के कर्मचारी ने मुझसे कहा कि सर हो गया, आप जा रहे हैं। उसकी आंखों में जो सवाल थे ना मुझसे कि क्या आप लोग सिर्फ ये कवरेज के लिए आते हैं, युद्ध की विभीषिका जो हमारे आम जन की समस्या है वो कब दिखाएंगे। उसने भी मुझे भीतर से छलनी कर दिया कि हाँ वाकई हमारे लिए जो भी कॉन्फ्लिक्ट के रीजन्स हैं, चाहे वो बस्तर हो, चाहे वो कश्मीर का इलाका हो, जम्मू का इलाका हो, उसमें भी पुंछ या राजौरी हो, हमारे लिए तो खबर तभी है जब वहाँ पर इस तरह की कोई चीज़ हो रही है। लेकिन वहाँ के लोगों की समस्याओं के बारे में शायद हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहते। जो मैंने अपनी कवरेज में दिखाने की कोशिश की, घर तो था ही, लेकिन उनकी फसल थी, उनके बच्चों का स्कूल था, और भी तमाम चीज़ें थी जो बाकी के शहरों में करते हैं। उस रिपोर्ट में देखा था, मैं भी कोशिश ये की कि कम से कम जी आपकी इस रिपोर्ट में देखा था कैसे उन्होंने कहा कि जीवन की सारी पूंजी लगा देते हैं और घर बनाते हैं, और जिस तरह से घर, कार, दीवारें सब छलनी हो जाता है, और लोगों के दिल भी और भाव भी कई छलनी हुए होंगे। अगर आपको सुनाई दे रहा है तो अभी मेरे पीछे हल्का सा एक धमाका हुआ है जी। जो धमाके की अभी आवाज़ आई है। अभी मेरे पीछे ही एक शायद धमाका हुआ है। आई एम नॉट श्योर कि वो क्या है, कुड बी लाइटनिंग ऑल्सो, पर मेरे को एक अभी धमाके की आवाज़ आई थी। आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं पहले हम राजस्थान के जैसलमेर, क्योंकि वहाँ पर हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह लगातार बनी हुई थी और पल पल की जानकारी दे रही थी। उन रातों की भी जब शेलिंग किस तरह से हो रही थी और जो आसमान की तस्वीरें तब आई थी, वाकई में दिल्ली में बैठे लोग, देश भर में बैठे लोग, दिल किस तरह से हम सबका चिंतित था। हर्षा, वहाँ पे आप लगातार लोगों के साथ बनी हुई थी, लोगों से बात कर रही थी, और आभास हो रहा था कि लोगों के जहन में उस समय क्या चल रहा था। ब्लैकआउट्स हो रहे थे। बताइए कुछ ऐसे अनुभव या संस्मरण आपके जो आप को यादगार रहेंगे हमेशा। जी बिल्कुल, देखिए जैसे हम पहुंचे जैसलमेर, सबसे पहले हम बॉर्डर के सरहद के जो पास गांव है वहां पर चले गए, ये देखने के लिए कि वहां पर मूड क्या है। और उस टाइम ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो है ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो यहाँ पर हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई शेलिंग होगी। लेकिन फिर मेरे को पता चला कि जो IG हैं वहाँ उस रेंज के, वो भी कुछ गाँव में जा रहे हैं, तो हम उस साइड निकल गए उनसे बात करते हुए, और फिर वापस जैसलमेर लौट रहे थे। जैसे ही हम कार में आ रहे थे, करीब 9 बजे मैंने देखा कि मुझे लगा जैसे कि पटाखे चल रहे हैं, और फिर बार-बार मैंने देखा कि वो जो ड्रोन की लाइट है, लाल लाइट, और फिर उसके बाद में धमाके होना, और फिर ये धमाके तेज होते गए। उस समय में मैंने सोचा कि ये अब कुछ हो रहा है। हम जो जैसलमेर के बाहर थे, तो शहर में क्या हो रहा था उसका अंदाजा हम नहीं लगा पा रहे थे। हमने फिर वहाँ पर जो पुलिस के लोग हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, उनको फ़ोन करने की कोशिश की, और फिर पता चला कि वहाँ पर काफ़ी पैनिक है। और जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमारे पास 2 विकल्प थे। एक वो ऊँची रोड थी, क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ से भारतमाला भी निकलती है, और एक जो नीचे की रोड थी। फिर हमने सोचा कि बेहतर रहेगा कि नीचे वाले रोड पे जाएँ। जैसे ही हम नीचे रोड में ब्रिज के नीचे आए, तो वहाँ पर आर्मी की गाड़ी वहाँ पे खड़ी थी, और उन्होंने हमको रोक दिया। उन्होंने मेरे को कहा, मैम आप आगे मत जाइए, जैसलमेर इज़ अंडर अटैक and the drones are being fired at जैसलमेर, आप यहीं रुक जाइए, this is a safe place for you to be। So हम वहाँ पर रुक गए, और फिर हमने अपना कैमरा ऑन किया, लाइव व्यू यूनिट ऑन किया, और फिर हम बताने लगे जो हम देख रहे थे। क्योंकि देखिए उस टाइम ये भी होता है कि हम गलत इन्फॉर्मेशन नहीं चलाएं, हम पैनिक नहीं स्प्रेड करें, तो इसलिए हमने कुछ ही बताया जो हमको पता चल रहा था, जो हमको एक्चुअली हम आई विटनेस या जो हम खुद देख रहे थे वो हमने बताया। उसके बाद में ऑफ कोर्स रात को हम जैसलमेर गए, तो फिर देखा कि पूरा ब्लैकआउट था। होटल पहुंचने में बहुत मुश्किल हुई हमको, गाड़ी रोकनी थी, लाइट नहीं चला सकते थे, हम पैदल ही होटल पहुंचे। बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही थी, और दूसरे दिन
फिर हमने देखा कि जगह-जगह जो ड्रोन्स में जो एक्सप्लोजिव्स उन्होंने दागे हैं, वो कहीं किसी के खेतों में मिल रहे थे, लोग उनको पुलिस और प्रशासन, आर्मी उनको रिट्रीव कर रही थी। तो ज़ाहिर है जैसलमेर पे अटैक था, ड्रोन अटैक्स हो रहे थे, मिसाइल या जो कह सकते हैं एक्सप्लोजिव भी दागे जा रहे थे। लेकिन वहाँ पर लोग, एक बहुत बड़ी मान्यता है निधि, जो मुझे कहना शायद ज़रूरी है, कि सबने कहा कि जो तनोट माता है उनका यहाँ पर प्रोटेक्शन है, और इसलिए जब 71 की लड़ाई हुई थी, तब भी जब बैटल ऑफ लोंगेवाला में जो बम्स गिरे थे वो एक्सप्लोड नहीं हुए थे, कि जैसलमेर में कोई जान माल की नुकसान या जान माल की हानि नहीं हुई। चलिए, ये तो कृपा है, अपने आप में बहुत मान्यताएं जो होती हैं वो बनी रहती हैं हमेशा से। तो आइए सीधे अब चलते हैं हम रणवीर सिंह के पास, हमारे सहयोगी जो लखनऊ में है लेकिन पठानकोट मौजूद थे। रणवीर, आपसे पूछना चाहूँगी कि कुछ ऐसे लम्हे होंगे जो आप समेट कर लेकर आ गए होंगे लखनऊ में और आपने परिवार वालों को बताया होगा, या हमेशा आपकी किस्से कहानियों में अब वो दर्ज हो जाएंगे? हमारे दर्शकों के लिए बता सकते हैं क्या? देखिए, कुछ कहानियाँ ऐसी थी जो कैमरे पे हमने उकेर लिया, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी थी जो सिर्फ जहन में रहेंगी। एक दो ऐसे वाक़ये बताता हूँ। पठानकोट से हमने शुरुआत की थी, उसके बाद हम जम्मू बढ़े थे, जहाँ कठुआ, सांबा, आरएसपुरा, जम्मू होते हुए हम सुंदरबनी, राजौरी, पुंछ और नौशेरा, इन इलाकों में घूमे थे। लेकिन कहानी जो है वो पहली है पठानकोट की। जब पठानकोट में शाम हो गई थी, अंधेरा हो चुका था, शहर में ब्लैकआउट था, पूरा शहर सुनसान था, और अचानक उस अंधेरे में लाल रंग की रोशनी दिखती है। वो रोशनी सीमा पार से आ रही थी। पहले रोशनी आती थी और फिर आवाज़ें आती थी। होटल से निकले, चूँकि गाड़ियों की लाइट जलाने को मना किया गया था, तो हम अंधेरा करके उस चाँद की मध्यम मध्यम रोशनी में उस इलाके में बढ़ते गए, जिस इलाके में हमें उम्मीद थी कि ज़्यादा तस्वीरें मिलेंगी। एक जगह जा कर के सुरक्षित देख करके हम खड़े हो गए, मैं, मेरा कैमरामैन वीरेंद्र और ड्राइवर दीपक, हम तीनों खड़े थे। अचानक एक स्कूटी आती है, हमें लगा कोई वहाँ से गुज़र रहा होगा, लेकिन वो स्कूटी हमारे पास रुकती है और उससे दो लोग उतरते हैं, नमस्ते करते हैं, बताते हैं कि हम गांव के सरपंच हैं। उसके बाद कुछ बातें करते हैं, हमारे बारे में पूछते हैं, और अचानक पूछने के बाद उनके जेब से मोबाइल निकलता है और मोबाइल निकालकर हमारी गाड़ी की तस्वीर खींचते हैं। हमें समझ नहीं आता है कि हमारी गाड़ी की तस्वीर क्यों खींचा। हमने पूछा तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, ऐसे ही खींच रहे हैं, और एक फ़ोन लगा दिया। फ़ोन किसी अधिकारी को था। उस अधिकारी से उन्होंने कहा, साहब 3 बंदे हैं, यूपी नंबर की गाड़ी है, इनोवा गाड़ी है, तीनों यहाँ पे खड़े हैं और अपने आप को मीडिया वाला बता रहे हैं। तो हमें लगा कि शायद किसी पुलिस अधिकारी को बता रहे होंगे, और उसके बाद उन्होंने फ़ोन हमें थमा दिया। मैंने बात की, अपना परिचय दिया, और सामने जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि साहब एक प्रोटोकॉल है और ये आपका एक वीडियो बनाएंगे, ज़रा वो वीडियो रिकॉर्ड करा दीजिएगा। फिर हम वहाँ खड़े हो गए, बिल्कुल गाड़ी हमारे सामने खड़ी, और हम तीनों गाड़ी के सामने यूं स्टैचू की तरह खड़े हो गए। और उसके बाद उस शख्स ने हमारा एक छोटा सा वीडियो बनाया, जिसमें हमने अपना प्रेस कार्ड दिखाया, फिर आधार कार्ड दिखाया, आधार कार्ड को आगे दिखाया, फिर पीछे दिखाया, और फिर वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद जाते जाते उस शख्स ने कहा, साहब रोटी खा लीजिएगा। तो ये तो वाक़या था पठानकोट का। और जब हम आगे बढ़े, सांबा पहुँचे तो सांबा में एक लगभग 1 किलोमीटर वॉक करते तो हम शायद पाकिस्तान में घुस जाते। वहाँ तक हम पहुँचे थे, और एक ऐसा गांव जो 3 तरफ से पाकिस्तान से घिरा हुआ था। और जब हम पहुँचे तो उस वक्त थोड़ी देर पहले शेलिंग हुई थी। तो हमने कहा कि किसी बंकर में किसी परिवार से मिलते हैं, ज़रा उनकी स्थिति जानते हैं कि आखिर वो कैसे जी रहे हैं। बंकर में पहुँचे और अचानक बाहर से आवाज़ें आने लगी। घर का एक बच्चा, जिसकी उम्र मेरे ख्याल 12-13 साल रही होगी, वो आया, आवाज़ें आने लगी, शेलिंग हो गई और वो भी अंदर आ गया। हमने बातें करी। उस परिवार ने हमें उस स्थिति में खाना पूछा और कहा कि साहब आप लोग बहुत दूर से आए हैं, खाना खा लीजिए, नहीं खाना खाएंगे तो कम से कम कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए। गर्मी थी, उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पिलाया। भूख तो हमें भी लगी थी, लेकिन जिस स्थिति में वो परिवार रह रहा था, हमें नहीं पता था कि ये वॉर कब तक चलने वाला है, क्या स्थिति रहेगी। तो हमने खाना उचित नहीं समझा, तो हम सभ्यता से मना किए। खैर आगे बढ़े, और जब आगे बढ़ते गए तो ऐसी कई कहानियाँ मिली जिसमें लोगों में गुस्सा था। और आप यकीन मानिए, मैं लखनऊ में बैठा हूँ, अगर वॉर होता है तो शायद हमारे शहर पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन जो लोग ऐसी जगहों पर थे, जब हम एलओसी में पहुँचे पुंछ के आसपास, तो जिनका घर एलओसी से 1 किलोमीटर की दूरी पे है, वो भी चाह रहे थे कि इस बार आर या पार हो जाए। तो बहुत से ऐसे लोगों से मिला। एक महिला की बात मैं शायद कभी नहीं भूल पाऊँगा, जिन्होंने ये कहा कि हमने अपने घर के सभी सदस्यों को कमरे में बैठ के एक बार गले लगाया, इस उम्मीद में कि शायद दोबारा कभी गले लगाने का मौका नहीं मिलेगा, शायद हम अगले कुछ मिनटों में ख़त्म हो जाएंगे। गोद में एक 4 महीने का बच्चा था,
और वो पूरा परिवार डरा सहमा हुआ था क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं था। तो इस तरह की छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो हम शायद कैमरे में लेके नहीं आ सकते हैं, लेकिन अपने जहन में रखा हुआ है और शायद ये जहन से निकल नहीं पाएगा। बिल्कुल दिल को छू लेने वाली बातें आपने बताई। तो राम शिंदे हमारे साथ मौजूद है। राम, आप पहुंच गए थे पहलगाम में जब वो भयानक हादसा हुआ था, जिस तरह से आतंकवादियों का हमला हुआ, और आपने वहां पे जाकर सबसे पहले एक तरह से वीडियो रिकॉर्ड कर कर पहुंचाया था। आपकी क्या याद है? बिल्कुल, आपने यादों के बारे में बोला, लम्हों के बारे में बोला। मुज़फ़्फ़र अज़मी का एक शेर है, ये ज़ब्र भी देखा है तारिक के नज़रों से, लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सज़ा पाई है। मतलब कि जब यह पहलगाम का अटैक हुआ तो उसके बाद ये मुझे फ़ील हुआ कि ये घटना बहुत बड़ी है अगर इंडियन गवर्नमेंट इसका प्रत्युत्तर देती है तो इसलिए मैंने सबसे पहले वहाँ पे जाने के लिए कहा कि मुझे पहले भेज दीजिए वहाँ पे। जाने के बाद बहुत से चैलेंजेस आ गई थी वहाँ पे एक रिपोर्टर के तौर पे, जो कि मैं आपको पूरे क्या क्या हुआ था ये वाक़या मैं बता रहा हूँ। जाने के बाद फर्स्ट तो वहाँ का वेदर, सेकंड फूड, एंड थर्ड जो है वो सिक्योरिटी क्लियरेंस, क्योंकि वहाँ पे पूरा कर्फ्यू लगा होता, पूरा कश्मीर बंद था। श्रीनगर से बाहर निकलना राजू जी को पता है कितना मुश्किल था। और वहाँ से फिर हम आगे चले गए थे, ठंड थी तो कपड़े भी नहीं ले गए थे हम, क्योंकि पता नहीं था कि वेदर क्या है। और आगे जाने के बाद पुलवामा के पास हमें रोक दिया गया और बताया कि हमने मीडिया है, लेकिन फिर भी हमारी सुनी नहीं। और फिर हम छोटे रास्ते से गांव से होते हुए हम पहलगाम तक वहां तक पहुंच गए। अब उसके आगे क्या करना है, क्योंकि कार तो वहां तक गई है, वहाँ पे फोर्स है, और जहाँ से वो घाटी थी, बैसरन वैली थी, वहाँ से ऊपर चढ़कर जाना था, पैदल जाना था, 2 घंटा दूरी थी। तो ऐसे वक्त में वहाँ पे ना घोड़े थे ना कुछ भी नहीं था। कैमरामैन को कहा कि चलो हमें तो निकलना है, क्योंकि ये लम्हा जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम वहाँ पे पहुँचेंगे नहीं तो लोगों को दिखाएंगे क्या। और फिर वहाँ के सिक्योरिटी पर्सन ने हमें कहा कि आप आगे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि वहाँ पे जंगल है, जंगल में लेपर्ड भी है, तो आपको कुछ भी हो सकता है। और सेकंड कि वहाँ पे ऑपरेशन भी चल रहा है, अगर आप वहाँ पे जाओगे तो आपकी जान को खतरा है, इसलिए हमें वहीं पे रोक दिया। अब वहाँ पे रोकने के बाद फिर हमने सोचा कि अब यहाँ पे इतनी दूर आए हैं, वो तो रुकने के लिए तो नहीं आए हैं। कैमरामैन को मैंने बोला कि हम दूसरे रास्ते से चले जाते हैं। देन फिर हम 4-5 किलोमीटर हम फिर गए, और वहाँ से एक छोटी गली थी, और वहाँ से जंगल के रास्ते से हम ऊपर जा रहे थे। और कुछ लोगों ने हमें सलाह दी कि आपके गले में कुछ है, हाथों में कुछ है, वो निकाल दो, क्योंकि फिर अलग चीज़ें यहाँ पे होगी। तो हमने कहा कि नहीं, जैसे हम नेचुरल है, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, रिपोर्टिंग कर रहे, नेचुरल तो हम वही दिखाएंगे। फिर हम उसी से पानी से चलते हुए, और तब बारिश हो गई थी पहले, एक दिन पहले, तो कीचड़ में से रास्ता निकालते हुए गोलियों की आवाज़ भी आ रही थी। तब कैमरामैन को भी और मुझे भी थोड़ा सा जो दिल में डर लगा, लेकिन बाद में ये सोचा है कि अगर डरना है तो जर्नलिज्म आना ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल, आपने सबसे पहले वो तस्वीरें आपने भेजी थी। सलाम की बात मैं ऐड करता हूँ। एक सीआरपीएफ की महिला अधिकारी थी वहाँ पे, जो यहीं रहने वाली हैं, एमपी की। उन्होंने कहा कि दिल्ली का सीलमपुर नहीं है कि आप कहीं भी खड़े हो जा रहे हो जंगल में जाके कैमरा लेके। बोला पहले बता के जाओ मुझे कहाँ जा रहे हो। बोले कोई कपड़ा लेके खड़ा हो जा रहा है, तुरंत अपने मन से लाइव कर रहा है जंगलों में। बोले ये पूरा एरिया भी सैनिटाइज भी नहीं हुआ है, आप कहीं घुस जा रहे हो, आपको तो पता वहाँ पे कोई गोली लग हाँ, जाए, कोई गोली कुछ आ लग जाए, जाए, क्योंकि आतंकवादी वहाँ सर्च ऑपरेशन चल रहे थे। बिल्कुल, और मैंने भी कवर किया सर्च ऑपरेशन पूरा। एक जी बिल्कुल, मैं पारस दामा के पास चले जाना चाहती हूँ। पारस, आप भुज में थे, गुजरात में गए थे, और वहाँ पर भी हमने देखी, क्योंकि ये भी एक कोना, ये भी एक ऐसा राज्य था जहाँ पर इस संघर्ष का असर देखा हमने। आपके लिए, क्योंकि आप मुंबई में रहते हो, मुंबई के बाद इस तरह से भुज में वो आपने जब दृश्य देखा तो क्या हुआ आपके जहन में? जी बिल्कुल, सबसे पहले ये बताऊंगा कि ये मेरे लिए सबसे भावुक पल था, क्योंकि जिस माटी पे आपका जन्म हुआ है, जहाँ पर आपके माँ बाप ने आपको उंगली पकड़ के बड़ा किया है, वहाँ पर आपको जाने का मौका मिल रहा था, मगर बहुत ही अलग हालातों में। वहाँ जाने का संघर्ष भी बहुत ज़्यादा अलग था, क्योंकि जब मुझे ये बताया गया कि आपको भुज जाना है, तब भुज का एयरपोर्ट पूर्ण तरीके से बंद कर दिया था। तो आपको सबसे पहले अहमदाबाद जाना था। अहमदाबाद जाने के लिए आपको 2 घंटे का समय लग रहा था। अहमदाबाद से फिर मुझे भुज जाना था। भुज पहुँचने के बाद असली संघर्ष शुरू हुआ, क्योंकि वहां पर पूरे कच्छ में टोटल ब्लैकआउट कर दिया गया था, और टोटल ब्लैकआउट में आपको गाड़ी चलाते हुए भुज पहुंचना था अहमदाबाद से। तो उस बीच हम लोग
8 से 9 घंटे में भुज पहुंचे हैं और वहां जाकर आपको रिपोर्टिंग शुरू करनी है। भुज जो शहर है वो बहुत संघर्षों का शहर है, क्योंकि भुज ने बहुत कुछ देखा है। अगर आपको याद हो, जब भूकंप आया था उस समय भुज पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था और उसके बाद भुज जिस तरीके से बना, वापस वो खड़ा हुआ, उसके संघर्ष की कहानी किसी से छुपी नहीं है। वहीं जब हम पहुंचे उसके बाद हमको कोऑर्डिनेट्स मिलने शुरू हो गए और कच्छ जैसी जगह बहुत मुश्किल होता है काम करने के लिए, क्योंकि बॉर्डरिंग एरिया है, वहाँ पर हर चीज़ बहुत ज़्यादा दूर है। अगर आप भुज में हैं और अगर आपको एक ड्रोन की खबर मिली है जिसको भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है, वो तकरीबन आपसे 80-70 किलोमीटर दूर होगा, बॉर्डरिंग एरिया साइड में होगा। तो जब हम पहले दिन भुज में सुबह 6:30 के आसपास पहुँचे, उसके बाद हम तुरंत आदिपुर के लिए निकल गए। आदिपुर वो जगह थी जहाँ पर एक ड्रोन को जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम ने गिरा दिया था। वहाँ हम पहुँचे, हमने वहाँ से रिपोर्टिंग की, मगर एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि वो ड्रोन जो है वो शहर के एकदम बीचों बीच आके गिरा था। मगर भुज के जो लोग हैं उनकी दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि उनका हौसला इतना बुलंद था। उन्होंने इतनी सारी चीज़ें झेली हैं वर्षों में। जब भूकंप आया तब भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें झेली थी और इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो अक्सर उन्होंने देखा है। उनका जज्बा बहुत था, उनका भरोसा जो है वो भारतीय सेना पे बहुत ज़्यादा था। जितने भी लोगों से मैंने वहाँ पर बात की, हर किसी का कहना था कि भारतीय सेना हमें सालों से प्रोटेक्ट करती हुई आ रही है, सालों से हमारी रक्षा करते हुए आ रही है और इस मुश्किल समय में भी उन्होंने हमारी रक्षा की है। मैं आपको एक और किस्सा बताता हूँ कि हमको एक कोऑर्डिनेट्स मिले थे जहाँ पर एक ड्रोन गिरा था। अब उसके लिए हम लोगों को निकलना था, हम निकले, बट रास्ते इतने पेचीदा होते हैं कि वहाँ तक पहुँचने में हमें तकरीबन 3 घंटे का समय लग गया। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे आर्म फोर्सेस के लिए, बाकी लोगों के लिए कितना मुश्किल होगा उन रास्तों पर जाने के लिए। किस तरीके से वो उस ड्रोन तक जो मार गिरा गया था वहाँ तक पहुँचे होंगे। तो वहाँ पर जो भावनाएं थी लोगों की वो बेहद मक्कम भावनाएं थी। वो लोग कहते थे, जब मैं बात करता था अक्सर उनसे, वो लोग हमेशा कहते थे कि हमको भारतीय जो नेवी है, आर्मी है, एयरफोर्स है, हमको उन सब पे भरोसा है। और कच्छ जो है वो की इंस्टॉलमेंट्स में से एक इंस्टॉलेशंस में से माना जाता है। नलिया एयरबेस हो गया या भुज एयरबेस हो गया, सबसे महत्वपूर्ण जगहें हैं वहाँ पर। और जिस तरीके से भारतीय सेना ने वहाँ पर काम किया है वो काबिले तारीफ़ है और लोगों का जज्बा भुज और कच्छ में वो भी काबिले तारीफ़ था। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे कहा जा रहा है अब समय समाप्त हो गया है। यहाँ पर रणवीर आपका, नज़ीर आपका, अनुराग, गुरप्रीत, मुकेश, पारस दामा, साथ ही मेरी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह वहाँ पर दिख रही हैं, राजीव रंजन, शिव अरूर, राम और गजाली, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। हम सेना को ये हौसले और जज्बे को तो सलाम करते हैं, अपने देशवासियों के हौसले को सलाम करते हैं, लेकिन आज एनडीटीवी अपने जो तमाम रिपोर्टर्स हैं उनके जज्बे, उनके हौसले को सलाम करता है, धन्यवाद करता है कि आपने इस घड़ी में और ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में पल पल की जानकारी दी, सटीक जानकारी दी। इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी रिपोर्टर्स का। नमस्कार।